अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। मैं अहमद राना आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर क्लाइमेट चेंज पे बात की और क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्सप्लेन किया कि क्लाइमेट चेंज है क्या, इससे जुड़े ख़तरात क्या हैं और इससे हो क्या रहा है। और COP28 का भी हमने जिक्र किया कि COP28 जो है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होना था और वो कॉन्फ्रेंस क्यों होती हैं। इस वक्त हम ये वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि जो COP28 है उसके इम्प्लिकेशंस, उसका एनालिसिस, या COP28 के बाद क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे और दुनिया क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कम कर पाएगी। तो बढ़ते हैं COP28 के एनालिसिस की तरफ। और इससे पहले COP28 जो है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक स्केड्यूल था, लेकिन इसमें एक दिन का इजाफा किया गया और 13 दिसंबर 2023 तक स्केड्यूल हुआ। और ये एक दिन का इजाफा क्यों हुआ, इस एक दिन के इजाफे के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म है, एक एनालिसिस है जो आपसे शेयर करता हूँ। इस समिट को, इस कॉन्फ्रेंस को UAE क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2023 भी कहा जाता है। इससे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इस कॉन्फ्रेंस से पहले एंटोनियो गुतेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जो सूरत हाल है क्लाइमेट चेंज से, और बहुत सारे और मुल्क जो हमने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किए, उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी हैज़ ओपन द गेट्स फॉर हेल, कि अगर हमने अपने आप को क्लाइमेट चेंज के बढ़ते नुकसानात से ना रोका तो हम एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं कि हम अपनी दुनिया को, अपनी जन्नत को अपने लिए दोज़ख बना लेंगे। सो ये जो कमेंट था उनका, उसके पीछे वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने पिछली वीडियो में आपसे वो असरात शेयर किए कि हम किस तरह दुनिया को ख़राब कर रहे हैं। अब इस तरफ के हमारी इम्प्लिकेशंस या इसके जो एनालिसिस है COP28 पे, वो क्या है। सबसे पहले COP28 को एक लैंडमार्क डील कहा जा रहा है। लैंडमार्क डील का मतलब है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो कि कॉप्स जितनी भी हुई हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर, जब से ये इम्पैक्ट इसका स्टार्ट हुआ है 1992 से लेकर 2023 तक, ये जितना टाइम गुजरा है, इस टाइम में ये इतनी इम्पॉर्टेंट डील थी कि इसने वो चीज़ें तय की जो पिछली कॉप्स में नहीं हो सकी। यानी सबसे पहले दुनिया इस चीज़ पर अग्री हुई कि हमने ट्रांजिशन अवे करना है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बाय 2050। यानी इससे पहले कभी भी इस चीज़ पर अग्रीमेंट नहीं होता रहा कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना ख़त्म करें। बहुत सारे मुल्क जिनकी लिस्ट आपके सामने दोबारा शेयर करता हूं कि ये वो मुल्क हैं जिनका इंडस्ट्री के शेयर्स भी ज़्यादा हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स भी ज़्यादा जलाते हैं, यही वो मुल्क हैं, चाइना है, US है, इंडिया है और बहुत सारे मुल्क जिनके बेनिफिट्स जुड़े हैं इंडस्ट्री या फॉसिल फ्यूल्स जलाने से, वही इस चीज़ के इनकारी रहे हैं कि वो इसको एडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब इसको लैंडमार्क डील इसलिए कहा जा रहा है कि इन तमाम मुल्कों ने इसके ऊपर एक्सेप्टेंस दी है और ट्रांजिशन अवे जो कि इसका थीम डिक्लेयर हुआ है, इसके लास्ट मिनट्स बताए गए हैं, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बाय 2050। इसके अलावा तकरीबन 200 नेशंस हैं दुनिया की जो 30 साल बाद इस एक एजेंडा पर राज़ी हुई हैं। दूसरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर वो ये है कि ये एक पहला स्टेप है जो राइट डायरेक्शन में लिया गया है। यानी बहुत दफ़ा तो इस पर यूनिटी ही नहीं होती थी, इसलिए इसको फर्स्ट स्टेप इन राइट डायरेक्शन भी कहा जा रहा है। एक और चीज़ जो इसमें सेट हुई वो ये कि जो दुनिया के फॉसिल जाइंट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो जलाने वाले मुल्क हैं, जिनको पेट्रो स्टेट्स भी कहते हैं, स्पेसिफिकली वो स्टेट्स भी जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो सिर्फ ऑयल के ऊपर ही हैं, जैसे रशिया है, जैसे सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट, बाकी कंट्रीज़ हैं। तो इनकी इकोनॉमीज़ के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था कि अनयील्ड किया जाएगा इनकी तरफ से फॉसिल फ्यूल्स को और अपनी इकोनॉमीज़ को किसी नई चीज़ों पर ये शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस लिहाज से इस डील को एक लैंडमार्क डील कहा जा रहा है कि बाय 2050 जो है ये दुनिया के अंदर जो एनर्जी पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल बदल देगी। दूसरा जो हमारा इसके ऊपर एनालिसिस है वो ये है कि इसके अंदर जो क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड्स जो डिक्लेयर किए गए हैं या उनकी कंपनसेशंस का जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। COP27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में 2022 के अंदर हुई, उसमें पहली बार जो फंड है उसको बहुत दफ़ा बाकी कॉन्फ्रेंसेस में कहा जाता रहा कि बनाया जाए, लेकिन COP27 के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया गया था कि यस, इसको बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस COP28 के अंदर लॉस एंड डैमेज फंड को बाकायदा ऑपरेशनलाइज किया गया। लेकिन ऑपरेशनलाइज करना भी एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि इसको ऑपरेशनलाइज करना जो है उसमें एक तो डिले बहुत किया गया। ऑपरेशनलाइज करने के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है वो क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर $32 बिलियन का जो लॉस फ्लड 2022 के नतीजे में हुआ वो इन तमाम मुल्कों और पूरी दुनिया की एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ, हमें इसकी कंपनसेशन मिले। इस कंपनसेशन को हम तक पहुंचने में बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो यही था कि ये फ़ंड अनाउंस हुआ था लेकिन ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ था।
अब COP28 के अंदर इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है, लेकिन इस पर भी क्रिटिसिजम्स हैं, यानी इस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो एक इरिवर्सिबल जो लॉसेज हैं उनको पे बैक करने के लिए बनाया गया है, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो पहले तो लॉसेज इतने हैवी हैं जिनकी कॉस्ट कंपनसेशन बहुत मिनिमम है, जिसको करने के लिए डिले किया जा रहा है। दूसरा, ये क्लाइमेट जस्टिस को जस्टिफाई करेगा कि वाकई ही हमारे जैसे मुल्कों को आप उतनी अमाउंट्स दे सकें, उनकी उन तमाम चीज़ों को जो हमारे साथ डिस्टर्ब हुई हैं उनको ख़राब कर सकें। और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो लॉस एंड डैमेज है इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो लॉस एंड डैमेज के अंदर सिर्फ क्रॉप्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फूड को और इकोनॉमी को डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि इसमें उन तमाम कम्युनिटीज़ को, उन तमाम हैबिटाट्स को, उस तमाम सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट को भी कंपनसेट किया जाता है जो क्लाइमेट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है और नई शिफ्ट्स ले रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर एक और चीज़ जो मैं इसी क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड में आपसे शेयर करूं वो ये कि ओवरऑल लॉस जो अभी तक दुनिया ने क्लाइमेट चेंज का भुगता है पिछले ईयर्स की अगर बात करें तो वो $400 बिलियन एक साल का लॉस है। $400 बिलियन के लॉस की कंपनसेशन जो अभी तक पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो कि यूके और यूएस और जर्मनी की तरफ से तकरीबन $700 मिलियन अमाउंट आई है COP28 की वजह से, ये इतनी कम है कि ये इस लॉस का 0.2% है। और अगर ये इसकी कंपनसेशन कंट्रीब्यूशन 0.2% है, दैट इज़ टू लो। और मैं आपको इसके साथ एक मज़हक़ा ख़ेज़ दुनिया का एक और फैक्ट बताऊं कि जो सिर्फ 2 वीक्स की अर्निंग है, प्रॉफिट है ऑयल और गैस कंपनीज़ का, वो $95 बिलियन है। तो इमेजिन करें कि प्रॉफिट कितने हैं, उसके डैमेजेस कितने ज़्यादा हैं, लेकिन जो उसकी कंपनसेशन अमाउंट है उसके अंदर जो दुनिया डिले कर रही है और जो कम किया जा रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म भी है लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर, लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज करने में जो रुकावटें हैं या ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इस लिहाज से COP28 का ये एक डिफरेंट पॉइंट था जो मैंने आपके सामने रखा। एक और चीज़ जो COP28 के अंदर है, थर्ड जो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है टैक्स इम्पोज करना दुनिया के ऊपर और टैक्स टास्क फोर्स का बनाना, या विंडफॉल टैक्स के नाम से एक टर्म यूज़ की जा रही है। ये क्या है? पहली दफ़ा दुनिया में एक इंटरनेशनल टैक्स टास्क फोर्स बनाई जा रही है और ये टैक्स टास्क फोर्स जो है वो दुनिया में उन तमाम मुल्कों के ऊपर टैक्स अप्लाई करेगी जो मुल्क इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन के साथ या कार्बन एमिशन के अंदर किसी भी एक्टिविटी से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ये टैक्स करेगी तमाम पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को, शिपिंग स्पेशली, और जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इसमें ज़्यादा टैक्स में आएगी, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ, एविएशन के साथ जो है वो कार्बन एमिशन के ख़तरात ज़्यादा हैं। और इसी वजह को लेकर आने वाले टाइम पर ये जब टैक्स इन मुल्कों से कलेक्ट किया जाएगा तो ये लॉस एंड डैमेज फंड्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं। एक इम्पैक्ट तो ये है कि सबसे पहले तो ये जो एविएशन है या शिपिंग है या जो बाकी कंपनीज ऐसा काम कर रही हैं, इंडस्ट्रियल मुल्क जो हैं वो डिस्करेज होंगे इंडस्ट्री के इस तरह के यूज़ से और वो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे। इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि शुरू वाले डेकेड्स जो हैं या 10-12 साल जो है वो एविएशन इंडस्ट्री को महंगे टिकट्स फ़रोख्त करना पड़ेंगे क्योंकि उनके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, शिपिंग महंगी हो जाएगी। तो दुनिया की जो ट्रेड या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो इसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। सो ये जो एक इसका पर्सपेक्टिव था डिफरेंट के इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस टैक्स को इम्पोज करने की, लेकिन इसकी इम्पोजिशन जो है वो COP28 के अंदर ही का ही एक कारनामा है जो मैंने आपके सामने रखा। एक और चीज़ जो इसके अंदर है वो है ट्रिपल दी रीन्यूएबल एनर्जीज़। यानी इस वक्त हमें ये ज़रूरत है कि हम अपनी रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएं नहीं, 2 गुना नहीं करें, बल्कि उसको ट्रिपल कर दें, यानी उसके ऊपर बहुत स्पीड से काम करें। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद एनर्जी के ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को ढूंढना यूरोप ने एक मिशन बनाया और उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बहुत से दुनिया जो है वो सोलर, हाइडल या न्यूक्लियर और बाकी ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को इस वक्त कंसीडर कर रही है। सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों को ये पता चल गया है कि उनकी इकोनॉमीज़ जो है वो ऑयल पर चलने वाली नहीं है। सो ये एक मैसेज भी है कि एक दुनिया एक ट्रांजिशन ले रही है कि वो कॉमन फॉसल फ्यूल से एक बिल्कुल डिफरेंट तरफ चली जाएगी। इसमें अगर मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं तो तकरीबन 50 ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जीज़ पे काम कर रही हैं और उनको इस बात की समझ आ गई और वो इस चीज़ को रेटिफाई कर रहे हैं। सेकंड, 130 कंट्रीज़ हैं जो अग्री हैं कि वो अपने मुल्क की जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो उन पर अपने आप को शिफ्ट करेंगे। और इसमें एक नोटेबल चीज़ ये है कि चाइना, इंडिया ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्लॉज को COP28 के अंदर अपोज किया और ये कहा कि वो फौरी तौर पर अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो ऑन स्टेक होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ
एक और चीज़ जो ये कि तमाम मुल्कों ने अग्री किया इसी चीज़ के अंदर कि जो मीथेन गैस है एटलीस्ट उसके ऊपर हम सब का इत्तेफाक है कि हम उसको कट डाउन करेंगे और बाय 2050 जो है हम मीथेन से ट्रांजिशन कर जाएंगे। सो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। एक और चीज़ जो फिफ्थ पॉइंट है इस COP28 के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक जो है ये पूरी दुनिया ने कुछ ऐसी स्टॉक टेकिंग, कुछ ऐसा डेटा जो है वो उन ममालिक से जो कंट्रीब्यूटर हैं कार्बन एमिशन के, या जो भी कंट्री अपनी कल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहा है जिससे क्लाइमेट पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो उन एक्टिविटीज़ को काउंट करना जो है वो इस GST का एक इनिशिएटिव था जो कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके आर्टिकल 14 के तहत इसको अप्लाई किया गया। और इसका मकसद ये था कि 5 साल के बाद ये डेटा पूरी दुनिया से इकट्ठा किया जाएगा और ये प्लान बनाया जाएगा। 3 चीज़ों इसमें इस्टेब्लिश की गई कि ये एक पूरी दुनिया में ये डेटा आने के बाद 3 चीज़ों पे काम होगा। सबसे पहले तो ये पता चल सकेगा कि कौन से मुल्क में किस चीज़ की मिटिगेशन करनी है, तो इसमें मिटिगेशन गोल सेट किए गए, इसमें एडॉप्शन गोल्स बनाए गए कि अब उन चीज़ों को किस तरह से रिप्लेस करना है, किस चीज़ से और क्या चीज़ नहीं अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंस। अब उस चीज़ को सामने आने के बाद क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। तो GST जो है उसको 2023 सितंबर के अंदर पहली रिपोर्ट जो है वो COP28 से पहले जारी की गई और इसको COP28 के अंदर शामिल भी किया गया और उससे दुनिया को आगाह भी किया गया। और ये ड्यूटी भी लगाई गई तमाम मुल्कों की कि आप सब लोग इसको ड्यूटीफुल होकर NST नेशनल स्टॉक टेकिंग के तौर पर अपने मुल्कों में अडॉप्ट करें, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर भी इस पर ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इसका लास्ट जो एंगल है वो ये कि फेज़ आउट वर्सेस फेज डाउन CO2। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है COP28 की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म तो इसके ऊपर ये है कि UAE अपनी इकोनॉमी जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी और गल्फ़ कंट्रीज़ में उसका शामिल होना, GCC कंट्रीज़ में होना, एक क्वेश्चन था कि क्या ये कंट्रीज़ चाहते हैं कि ये पेट्रो स्टेट्स होते हुए ये खुद ही कार्बन एमिशंस के ऊपर पाबंदी लगा दें, इससे इनकी इकॉनमी पे क्वेश्चन होगा। यही बात लेकर जो इसकी प्रेसिडेंसी को हेड कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम सुल्तान अहमद अल जबर है, वो खुद हेड हैं एडनॉक के, यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो कि बड़ी ऑयल कंपनी है उसके हेड इस पूरे समिट को, पूरी कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कि क्या वो खुद चाहेंगे, क्योंकि उनके हवाले से क्रिटिसिज्म भी आ चुका है कि वो पहले से ये कोशिश कर रहे थे कि वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया को इस अग्रीमेंट पे नहीं आने देंगे कि हमने फौरी तौर पर कंप्लीटली CO2 से यानी कार्बन एमिशन से आउट होना है, बल्कि उनका ये ख्याल था कि ग्रेजुअली आउट होने पर दुनिया को मनाने की हम इसमें कोशिश करेंगे। इसी बात को लेकर के दुनिया इसमें फंसी रही कि क्या हम फेज़ आउट कंप्लीटली से निकल जाएंगे, फेज़ डाउन, या आहिस्ता आहिस्ता करके निकलेंगे। इसके ऊपर वहाँ पर बहुत सारा हमें लॉबिंग भी नज़र आई, बल्कि COP28 के अंदर ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा लॉबिस्ट जो हैं फर्म्स हायर की गई इस सारे को कंट्रोवर्शियल बनाने में और ये इम्प्लीमेंट ना हो। और ये कौन चाह रहा था? पेट्रो स्टेट्स चाह रही थी, OPEC कंट्रीज़ चाह रहे थे, बड़े जाइंट्स जो नहीं चाहते कि कार्बन डाइऑक्साइड या एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो पाबंदियां हैं वो उन ममालिक के ऊपर लगें, टैक्स उनको ना देने पड़े, या वो जो फाइनेंस कंपनसेशंस हैं वो दुनिया को ना दे। इसी चीज़ को लेकर फ़ेज़ आउट को डिफ़ाइन किया गया कि फ़ेज़ आउट में कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को, या ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करेंगे, जो कि चाइना और इंडिया जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि ग्रेजुअली रिडक्शन की बात की जाए, ना कि फ़ौरन इस पर बात की जाए। सो ये कुछ ऐसे आस्पेक्ट थे जो COP28 से जुड़े थे, जिनकी हमारी कोशिश थी कि आपके सामने रखे जाएँ ताकि आप इन चीज़ों को जान सकें।